26 जून 1874 को मराठा राजवंश में, भोसले राजवंश में एक बालक पैदा हुआ था, यशवंत राव। बाद में उनकी कीर्ति पताका फहरी और वो छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से विख्यात हुए और आज हमारे सामने है। उनका कृतित्व उनके व्यक्तित्व पर हावी है। जो उन्होंने किया, आज जो हम सपना देखते हैं, न्याय यात्रा, सामाजिक न्याय और क्या क्या करके निकालते हैं, ये उस समय उन्होंने देख डाला था। उस समय जब उनके हाथ में सत्ता आई, जब वो पदारूढ़ हुए और अमेरिका, उस समय ब्रिटेन में थे, उस समय उन्होंने नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े समुदाय के लिए 50% का आरक्षण उन्होंने लागू किया। उस समय आप जानते हैं चित्तपावन ब्राह्मणों का वर्चस्व था, महाराष्ट्र में भी वर्चस्व था। आज की तारीख में तो पूरे देश के पैमाने पर वो वर्चस्व कायम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये कोशिश इनकी यहाँ से नहीं है, वो कोशिश की जड़ उनके जर्मनी में है, हिटलर के यहाँ से है, सोनी के यहाँ से। वो प्रयास उनका चल रहा है। उस वर्चस्व को उन्होंने तोड़ा और सरकारी शासन प्रशासन में भी 50% आरक्षण की व्यवस्था की। उसके पीछे कारण वही था कि जो पिछले दलित, शोषित, पीड़ित जातियां थीं, इनका उत्थान ही नहीं हो पा रहा था। इनको इतना दबा दिया गया था सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कि इनका उठान ही नहीं हो रहा था। और उनका ये मानना था कि जब तक देश का हर नागरिक देश के सत्ता संचालन में, शासन में, प्रशासन में और हर स्तर पर सहयोग नहीं करेगा, तब तक हमारे विकास की पहिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। उस मनीषी को, उस महापुरुष को आज हम लोग याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। खास करके उन्होंने जो 2 चीजें उन्होंने लागू किया। एक तो बलूतकारी व्यवस्था खत्म किया था 1917 में, और 1918 में उन्होंने वतनदारी की व्यवस्था उन्होंने खत्म किया। इन पर विस्तार से बात करने के लिए और उनकी उपयोगिता, उनकी सार्थकता आज की तारीख में भी कैसे है और वह आंदोलन किस तरीके से आज बढ़ रहा है, इस पर आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। उनको याद करते हुए हमारे साथ है सुभाष वारे जी। सुभाष वारे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और पहले तो हम शुभकामनाएं देते हैं आपको और पूरे देश को छत्रपति साहू जी महाराज के इस जयंती के अवसर पर। आज के दिन को आप कैसे देखते हैं, कैसे याद करते हैं? धन्यवाद तिवारी जी। साहू महाराज जयंती के अवसर पर मैं भी पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में तो आज का दिन सामाजिक न्याय दिन के रूप में या सामाजिक न्याय के रूप में मनाया जाता है और बहुत सारे लोग, संस्थाएं इसके ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। हम लोगों ने सुबह ही पुणे के एक बड़े चौराहे में साहू महाराज की जयंती के अवसर पर पुणे वासियों को लड्डू बांटने का कार्यक्रम आज हमने किया और एक आनंद व्यक्त किया। निश्चित रूप से साहू महाराज को सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में देखा जाता है। आपने 2-3 उदाहरण दिए, बलूतेदारी प्रथा का उन्मूलन हो, वतनदारी प्रथा का निर्मूलन हो, ये सब उन्होंने किया। लेकिन उनके व्यक्तित्व को अगर हम देखें तो वो एक राजा थे, राजघराने से वो आते थे, लेकिन एक राजा होने के बावजूद उन्हें एक जननायक जैसा स्नेह और प्रेम जनता से मिला। और वो सिर्फ उनका जो एक छोटा संस्थान था, कोल्हापुर संस्थान, सिर्फ संस्थान की जनता से नहीं मिला, बल्कि उस समय भी पूरे भारत के या महाराष्ट्र के लोगों से उनको वो स्नेह मिला। क्योंकि जैसे आपने कहा कि उनके व्यक्तित्व के ऊपर उनका जो कर्तृत्व है वो हावी था। साहसी थे, मतलब बचपन में वो साहसी खेल करते थे। उस समय के कानून के अनुसार वो वन्य जीवों की शिकार भी करते थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने समाज परिवर्तन के अनेक मुद्दों के पर काम किया, तो उस समय भी उनका एक साहसी स्वभाव हमें दिखता था। आगे जाने से पहले एक छोटा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि अंग्रेज सरकार ने सम्मति विवाह का कानून बहुत बाद में लाया। अभी मुझे वो पूरा साल मालूम नहीं है, लेकिन सम्मति विवाह मतलब शादी करने के समय लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए।
और उस मुद्दे को बाल गंगाधर तिलक जी ने विरोध किया था। हमारे धर्म के मामले में हस्तक्षेप है ऐसा कह के विरोध किया था। ये लेकिन उसके पहले लगभग 20 साल पहले शाहू महाराज ने अपने संस्थान में जो विवाह नोंदनी का कानून लाया था, उसमें शादी के समय दूल्हे की और दुल्हन की उम्र क्या होनी चाहिए उसका प्रावधान था। तो इसकी इतना एक दूरदर्शी और साहसी भी थे, मतलब कितना विरोध हुआ होगा उनको। 2-3 मुद्दे हैं उनके कार्यकाल की इंपॉर्टेंट में महत्व जताने के लिए। एक तो शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण को लेकर जो काम उन्होंने किया, वो एक पथदर्शी काम था। समाज के सभी जाति वर्गों के छात्र शिक्षा के प्रवाह में आए, इसलिए शिक्षा का जो कानून उन्होंने बनाया, वो कानून सरकार की जिम्मेदारी, मतलब उनके संस्थान की जिम्मेदारी तो एक तरह से डिफाइन करता ही था, लेकिन जो अभिभावक है उनकी भी जिम्मेदारी वो निश्चित करता था, और उसका काफी असर कोल्हापुर संस्थान के जो ओवरऑल शिक्षा की परिस्थिति थी उस पर पड़ा। दूसरा मुद्दा जो था कि जो व्यवसाय बंदी थी, मनुस्मृति ने या वैदिक ब्राह्मणी धर्म ने जो व्यवसाय बंदी का हथियार चलाया था कि आपका हुनर चाहे कौन सा भी हो, आपकी क्षमताएं चाहे कितनी भी हो, लेकिन आप जिस जाति से आते हो उस जाति का परंपरागत व्यवसाय छोड़ के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसको तोड़ने का एक काम उन्होंने किया, और खास करके शूद्र समुदाय के, घुमंतु समुदाय के लोगों को अपने संस्थान के प्रशासन में एक अच्छे, जैसे कि मैनेजरियल पोस्ट पे, प्रशासन के पोस्ट पे लाकर एक तरह से उनको स्थापित करने का काम उन्होंने किया। एक बहुत बड़ा काम था। महिलाओं को लेकर 3 कानून उनके संस्थान में बने। उसमें से एक जो मैंने कहा कि विवाह नोंदनी कानून था, जिसमें आयु के बारे में भी थी। दूसरा था विधवा पुनर्विवाह का कानून। उस जमाने में लगभग 110 साल पहले विधवा के पुनर्विवाह की बात करना और उसको कानूनन सपोर्ट देना, ये कितनी बड़ी बात हो सकती थी। और तीसरा कानून था, ये था जिसे आज हम डोमेस्टिक वायलेंस का कानून कहते हैं। हर तरह का जो अत्याचार महिलाओं के ऊपर 4 दीवारों के बीच होने की संभावना है, उसके खिलाफ उन्होंने कानून बनाया था। तो शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण का काम, जो जाति व्यवसाय बंदी का हथियार मनुस्मृति ने चलाया था, उसको तोड़ने का काम, और महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का काम, इसको कानूनी प्रावधान देना, ये काम उन्होंने किया। और दूसरा, ये सभी सिर्फ कानून बनाकर वो रुके नहीं, कानून बनाने के साथ साथ उसको अमल में लाने के लिए बजट, संस्थान का बजट, और उसको फिर अमल में सही तरीके से लाया जा रहा है या नहीं जा रहा है, उस पर एक देखरेख खुद उनकी अपनी भी और एक प्रशासकीय व्यवस्था की भी, इस तरीके का काम उन्होंने किया, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि आज भी उनको जनता एक जननायक के रूप में जानती है, सामाजिक न्याय के प्रणेता के स्वरूप में जानती है। तिवारी जी, मैं एक अलग मुद्दा यहाँ रखना चाहता हूँ। मैं बार-बार उस बारे में लिखता हूँ, बोलता हूँ। शाहू महाराज को लेकर एक पुस्तिका एक अभी आई है, समग्र परिवर्तन का विचार उनका, जो मैंने लिखी है और अभी प्रकाशित हुई है 1 साल पहले। एक अलग पहलू है उनका, और वो मैं संक्षेप में बताऊंगा, फिर आप विषय और अपने तरीके से आप बताइए कैसे जाना है। 1916 में शाहू महाराज ने अपने संस्थान में सहकारिता संस्थाओं के निर्माण को लेकर एक कानून बनाया था, और सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्री किस तरीके से की जाए उसकी व्यवस्था की थी, रजिस्ट्रार की नियुक्ति की थी, सहकारी संस्थाओं का निर्माण कैसे हो, ये कानून उन्होंने बनाया था। दूसरा, उसी समय या उससे 2 साल पहले अपने संस्थान में इरिगेशन को लेकर एक पॉलिसी उन्होंने डिफाइन की थी। मराठी में जिसको पाटबंधारे धोरण कहते हैं। आप सभी लोग शायद राधानगरी डैम जो है उसकी कहानी जानते हैं कि उन्होंने राधानगरी डैम को तो अपने जीवन का एक ध्येय माना था, और वो राधानगरी डैम आज भी उनके कर्तृत्व की एक साक्ष्य के रूप में खड़ा है, और पूरे कोल्हापुर जिले की भूमि को सिंचाई में मदद करता है। लेकिन राधानगरी डैम ये एकमात्र उदाहरण नहीं था, उसके पीछे वो इरिगेशन की पॉलिसी थी, एक इरिगेशन ऑफिसर की नियुक्ति की थी, और लगभग 40 छोटे छोटे डैम है, और उसके कल्मिनेशन में राधानगरी डैम है।
तीसरा जो काम उन्होंने किया था, खेती को लेकर अलग अलग प्रयोग उन्होंने किए। उस समय कोल्हापुर के जो खेती है वो एक्चुअली वो उसके पहले अकालग्रस्त है, बंजर जमीन थी। वहां उन्होंने चाय एक की खेती की और एक अलग तरीके का ब्रांड, पन्हाड़ा टी ब्रांड डेवलप किया था, जिसकी जो उस समय के संस्थानों को, राजा दिरावर को भेजा जाता था। खेती में बहुत सारे प्रयोग किए। मधुमक्खी का पालन के लिए उनको काम करना था, तो कलकत्ता को कुछ अफसरों को भेजा। जानकारी नहीं मिली तो विदेश से किताबें मंगवाई। तो मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन खेती आधुनिक तरीके से कैसे की जा सकती है और खेती में उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है और किसान को फायदा कैसे हो, इसके लिए बहुत सारे प्रयोग उन्होंने किए। तो सहकारिता संस्थाओं का कानून, इरिगेशन की एक पॉलिसी और आधुनिक खेती का एक दृष्टिकोण। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से भारत के अंदर जितने सारे जिले हैं, आज भी पर कैपिटा इनकम अगर हमने देख लिया तो कोल्हापुर जिला जो है वो सबसे आगे है। वो वहां जिस तरीके का समृद्धि आई है, तो उसकी नींव इन्होंने डाली थी। इसको लेकर और भी बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं अभी रुकता हूं। कृषि औद्योगिक मॉडल, इसकी जो चर्चा होती थी, एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट मॉडल, तो शाहू महाराज ने कृषि औद्योगिक का एक मॉडल बनाकर ये समृद्धि कोल्हापुर में लाई। तो मैं संक्षेप में बस इतना ही कहूंगा कि वो सामाजिक न्याय के प्रणेता थे। अवसर की समानता, मराठी में हम जिसको संधि की समानता कहते हैं, कि अवसर की समानता तो उनके पूरे पॉलिसी के नींव में मूल्य था, लेकिन अवसर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ाई जा सकती है, समृद्धि आए और समृद्धि आने के साथ साथ वो संधि की समानता भी हो, अवसर की समानता भी हो, इस तरीके का एक जो मॉडल था। इसलिए राजर्षि शाहू महाराज राजा होने के बावजूद एक जननायक के रूप में आज भी जाने जाते हैं और आज की तारीख में वो बहुत ही प्रस्तुत है उनका मॉडल। शिक्षा का निजीकरण इतनी गति से हो रहा है कि पूरे जो हमारे पेरेंट्स है उनके ऊपर इसका प्रभाव है कि अगर छात्रों को शिक्षा देनी है तो हमें प्राइवेट अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पैसा देना चाहिए, तो और सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहू महाराज को आज याद किस लिए करना है, तो शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण को लेकर सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाने की जरूरत है कि सरकार शिक्षा का बजट बढ़ाए। शाहू महाराज ने 1902 में आरक्षण की नीति लागू की। आज जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं और खास करके वो सत्ता में है, आरक्षण विरोधी ताकतें, वो आरक्षण के अलग अलग आंदोलन खड़े कर रही है, सरकार पुरस्कृत आंदोलन खड़े कर रही है, जिनकी डिमांड आरक्षण की है, लेकिन जिसका असल मकसद तो आरक्षण को खत्म करना है। तो आरक्षण विरोधी शक्तियां इस तरीके से काम कर रही है कि इतने एक दूसरे को छेद देने वाले, एक दूसरे के खिलाफ जाने वाले आंदोलन खड़ा करे, सरकार पुरस्कृत आंदोलन खड़े हो जाए, तो एक जनमानस ऐसा बने कि आरक्षण ही खत्म कर दो। और उस तरीके से आज एक शिक्षित पीढ़ी बोल रही है कि आरक्षण ही खत्म कर दो। तो शाहू महाराज को इसलिए याद आज हमें करना चाहिए कि आरक्षण नीति सही रीति से कैसे अमल में आए और आरक्षण पिछड़े तबकों को आगे आने के रूप में कैसे आए। और तीसरा मुद्दा कि किसान आत्महत्या के रूप में हमारे देश को जाना जाता है, तो किसान की उपज कैसे बढ़े, किसान का उत्पादन बढ़े, किसान की आय भी बढ़े, इसके लिए जो एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मॉडल शाहू महाराज के नेतृत्व में विकसित हुआ कोल्हापुर में, जिसका परिणाम हम आज भी देखते हैं कि वहां की पर कैपिटा इनकम आज भी सबसे ज्यादा है। तो किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए सरकार पब्लिक इन्वेस्टमेंट खेती में बढ़ाए, खेती के सुधारना के लिए जो भी खर्च करना है वो बजटरी प्रावधान से आए और किसान को अपनी उपज का सही दाम मिले। ये शाहू महाराज को सच्ची आदरांजलि हो सकती है। तो इन तीन कारणों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह से, आज की सरकार, हमारे महाराष्ट्र की सरकार, दिल्ली की केंद्र सरकार शाहू महाराज के नीतियों के खिलाफ काम कर रही है। तो शाहू महाराज को इसलिए याद करना चाहिए कि उनकी नीति किसानों के लिए, उनकी नीति पिछड़े तबकों के लिए बहुत बहुत ही लाभकारी है, उनके भविष्य की सुरक्षितता जताने वाली है। और अंतिम मेरा मुद्दा, हमारा संविधान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा और विकास का प्रावधान करता है। हमारा संविधान अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा और विकास का प्रावधान करता है।
लेकिन कुछ ऐतिहासिक कारणों से घुमंतु समुदाय के लोगों को लेकर सुरक्षा का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं आ पाया। घुमंतु समुदाय के विकास का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं आ पाया। महाराष्ट्र में घुमंतु समुदाय के लोग राजर्षि शाहू महाराज को जिस तरीके से अपना सखा मानते, जिस तरीके से अपने विकास का उद्गाता मानते हैं, तो वो विश्वास शाहू महाराज ने घुमंतु समुदाय के लोगों के मन में अपने काम से पैदा किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही दूरदर्शी, बहुत ही साहसी और बहुत ही सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में ये राजा था, जिसे आज की तारीख में याद करना प्रस्तुत है और उनके किए हुए कामों पर आगे चलने के लिए सरकार को बाध्य करना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद।